guys, assalamu alaikum. This is Tahira ma'am. You are watching me on MSK Learning Short, MSK Biology Short, and on, as you know, that our most popular app MSK Education Center app. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का गुजराती का चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है जेठी बाई। ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान है। आपको स्टोरी समझ लेनी है, बाकी सारी चीज़ें आप खुद कर लोगे। इनके जो लेखक है उनका नाम है दुलेराय कारानी। उनका जन्म कच्छ के मुंद्रा में हुआ था। इनके जन्म की और मृत्यु की डेट सेम है। दुलेराय कारानी को कच्छ के मेघाणी भी कहा जाता है। ये बहुत प्रख्यात है। इन्होंने कच्छ के ऊपर बहुत सारे लोकगीत लिखे हैं और बहुत सारी चीज़ें लिखी है। कच्छ के ऊपर बहुत काम किया है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। ये चैप्टर दीव में रंगाई वणाट का कारखाना चलाने वाली जेठी बाई के ऊपर बताया गया है। जेठी बाई ने पुर्तगीज के द्वारा बनाए गए अन्याय वाले कानून का विरोध किया, सामना किया। और यही नहीं, पुर्तगीज लोगों ने कुछ ऐसा कानून बनाया था कि अगर किसी बच्चे के मम्मी और डैडी का इंतकाल हो जाता है, यानी कि डेथ हो जाती है, तो उन्हें पुर्तगीज सरकार को पूरी अथॉरिटी है, पूरा हक है कि वो उस बच्चे की सारी संपत्ति को जब्त कर ले और उस बच्चे को ईसाई धर्म में शामिल कर ले। इस तरीके का जो कानून है वो पुर्तगीज सरकार ने बनाया था। लेकिन जेठी बाई ने इस कानून का विरोध किया, डट कर सामना किया और इस कानून को हटाया। इतना ही नहीं, जेठी बाई आज से 1-1.5 सदी पहले पुर्तगीज जाकर रानी से मिली और इस कानून का विरोध किया। इस चैप्टर में एक अशिक्षित महिला की संवेदनाशीलता और आत्मसम्मान सूझबूझ को बहुत ही भावशाली अंदाज में बताया गया है। ये जो चैप्टर है, जो अनपढ़ लेडी, जो पढ़ी लिखी नहीं थी, उस जमाने में पुर्तगीज जाकर वहाँ के बनाए गए कानून का इतना खूबसूरती से सामना किया, विरोध किया, अपने हक के लिए लड़ी। जेठी बाई ना सिर्फ कच्छ के लोगों के लिए बल्कि पूरे गुजरात, सिर्फ और सिर्फ गुजरात ही नहीं, पूरे भारत के लोगों के लिए एक मिसाल बनकर खड़ी हैं। ये पढ़ी लिखी भी नहीं थी, लेडी थी। उस टाइम पर गुलामी का टाइम था। ये अशिक्षित महिला ने इस तरीके से विरोध किया, अपने हक की आवाज़ उठाई और इंसाफ के लिए अपने आप को आगे किया और अपना काम किया, लोगों के लिए उनके हक दिलाए। ये पूरे भारत के लिए एक मिसाल बनकर साबित हुई हैं। आज से 1-1.5 सदी पहले हमारी सांस्कृतिक विरासत का गौरव है जेठी बाई। ये बताती हैं कि अशिक्षित महिला जब इतना कर सकती हैं तो शिक्षित महिला कितना अच्छा काम कर सकती है, ना कि अपने ज़िले के लिए बल्कि अपने पूरे भारत के लिए। ये कहानी शुरू होती है, इसमें जेठी बाई का एक किरदार है। सब में पहले अमावस की रात का अंधेरा चारों दिशा में छाया हुआ था। मध्य रात्रि, एकदम आधी रात थी। उसी टाइम पे सौराष्ट्र के दक्षिण के किनारे दीव एक बंदरगाह पे रंगाई के एक कारखाने में कच्छ के मजदूर बीमार पड़े हुए थे। वो अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे। जिनका नाम कांजी भाई था। उनके परिवार में सिर्फ और सिर्फ उनका एक बेटा था और उनके रिश्तेदारों में कच्छ के कारखाने में काम करने वाले कुछ लोग थे और इनका एक लौता बेटा था। जब ये कारखाने में काम करने के लिए आए थे तब इनके बेटे की उम्र 10 साल थी और अब 14 साल हो गई थी जब इनका इंतकाल हो रहा था। एकदम आखिरी घड़ी थी, इनका इंतकाल होने वाला था। उस टाइम पे इनके बेटे की उम्र 14 साल थी। उस टाइम पे पुर्तगीज में ऐसा कानून लगा हुआ था कि अगर हम जानते हैं इनकी पत्नी का पहले से इंतकाल हो गया और ये अपनी आखिरी सांसें ले रही हैं। आखिरी टाइम पे भी इनको यही दुख सता रहा था कि मेरे बाद मेरे बेटे का क्या होगा। बेटे का नाम था पमो। बार बार इनको यही दुख सता रहा था। आखिरी घड़ी थी, इनकी आखिरी सांसें चल रही थी और इनको ये दुख सता रहा था कि पुर्तगीज लोगों का जो कानून है उसके हिसाब से मेरी पत्नी का तो इंतकाल हो गया है और अगर मैं भी मर जाऊंगा तो मेरे बेटे पम्मू का क्या होगा। पुर्तगीज सरकार पम्मू की सारी संपत्ति ले लेगी और उसे ईसाई धर्म में दाखिल कर देगी। ये डर इन्हें बहुत ज़्यादा सता रहा था। सौराष्ट्र के दक्षिण के किनारे दीव बंदरगाह पर एक कारखाने में मजदूर जिनका नाम कांजी था, वो अपनी आंखें सांसें ले रहे थे। ये काम करने के लिए कच्छ मांडवी में आए थे। गुजरात में कच्छ मांडवी पे रंगाई वणाट का काम बहुत अच्छा होता था। अब जेठी बाई ने देखा कि यहाँ पे तो ऑलरेडी काम बहुत अच्छा है, मजदूर बहुत सारे हैं, अगर मैं अपना यहाँ काम करूंगी तो यहाँ पर काम ज्यादा नहीं चलेगा। तो जेठी बाई और उनके हस्बैंड, अमावस की रात थी, रात का आधा अंधेरा छाया हुआ था। रात की जो सन्नाटी भरी काली रात थी वो चारों दिशा में छाई हुई थी। इसी टाइम पे सौराष्ट्र के दक्षिण किनारे दीव बंदरगाह पर रंगाई के एक मजदूर कच्छ कारखाने में अपनी अंतिम सांस ले रहे थे। इनके घर पे कोई नहीं था। पत्नी की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। पेट पालने के लिए ये कच्छ मांडवी में पंजू खत्री और उनकी धर्म पत्नी जेठी बाई के कारखाने में काम करते थे। कौन? कांजी बाई। इनके साथ इनका एक लौता बेटा था जिनका नाम पम्मू था। ये 10 साल का था जब ये अपने पापा के साथ आया था और अब जब इनके पापा की आखिरी सांसें चल रही है उस वक्त ये लड़के की उम्र सिर्फ 14 साल थी। जेठी बाई ने अपना जो कारखाना है ये कच्छ
मांडवी में नहीं ओपन किया, नहीं खोला। उनका ऐसा मानना था कि कच्छ और मांडवी में ऑलरेडी इतना सारा काम चल रहा है, यहाँ पर मजदूर इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो इन्होंने कच्छ मांडवी से दूर दीव बंदरगाह पर अपना कारखाना स्थापित किया। दीव बंदरगाह पर अपना कारखाना स्थापित किया। यहाँ से दीव बंदरगाह से एक और फायदा ये था जेठी भाई को कि यहाँ से इनका जो काम है ना, इनका माल है वो यूरोप, ईरान, जंगबार और मोजम्बिक तक जाता था। इस वजह से ये दीव बंदरगाह जेठी भाई के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हुई। यहाँ पर ये बहुत बड़े पैमाने पर काम करती थी और इनके काम में सफाई होने की वजह से, अच्छी स्पेशलिस्ट होने की वजह से इनको और काम मिल रहा था। इनके कारखाने में जितने भी कारीगर थे उनके लिए ये माँ समान थी, उनका ध्यान रखती थी, माँ जैसा ध्यान रखती थी जेठी भाई। कच्छ के जो कारीगर थे वो दीव पर आकर जो जेठी भाई के साथ लगे हुए थे, उनका काम बहुत उच्च स्तर का था, बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से जेठी भाई को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली। अब गुजरात के सुल्तानों के टाइम पे ये जो दीव है ना, यहाँ पर पुर्तगाली सरकार ने आक्रमण करा और यहाँ पर अपना कब्जा जमा दिया। तो ये दीव पर पुर्तगाली सरकार ने कब्जा जमा लिया। ये कब की बात है? 17वीं सदी के मध्यकाल की बात है। इस टाइम पे जो रानी थी उसने अपनी हुकूमत दीव पर गवर्नरों के हाथों में सौंप दी कि दीव का जितना भी काम है वो वहाँ के गवर्नर संभालेंगे। अब गवर्नर क्या करते थे? जितने भी पादरी हैं उनके साथ मिलकर धर्म परिवर्तन की गतिविधियों को जोर देते थे। उस टाइम पर धर्म परिवर्तन की गतिविधियां बहुत जोरों में चलती थी। जितने भी कानून बनाए गए थे वो इसी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए बनाए गए थे। अब ये क्या धर्म परिवर्तन का कानून था? अगर उस टाइम पे किसी भी बच्चे के पेरेंट्स की डेथ हो जाए, मम्मी या पापा नहीं हो, वो बच्चा अनाथ हो, तो वो पुर्तगाली सरकार आएगी और वो बच्चे को क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और वो बच्चे की जितनी भी संपत्ति है वो पुर्तगाली सरकार की हो जाएगी। इस कानून की वजह से पुर्तगाल की जनता बहुत परेशान थी। अब कांजी भाई वो 8 दिन से कुछ खा पी नहीं रहे थे। उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही चिंता सता रही थी कि मेरी पत्नी का तो इंतकाल हो गया है, मेरी पत्नी तो ये दुनिया में है नहीं, अब मेरी तबीयत इतनी खराब है, उनका आखिरी टाइम था। उनको सिर्फ और सिर्फ पम्मू की ही चिंता सताए जा रही थी। जैसे ही जेठी बाई को ये कांजी भाई की खबर मिली, वो कांजी भाई को देखने आई। जैसे ही आई तो जो कांजी भाई थे उन्होंने पम्मू अपने बेटे की तरफ इशारा कर कर बताया। जेठी भाई समझ गई कि क्या दुविधा है। उन्होंने कांजी भाई, जेठी भाई कांजी भाई के लिए माँ समान थी। वहां पर जितने भी कारीगर काम करते थे उन सभी के लिए ये जेठी बाई माँ समान थी, माँ की तरह ध्यान रखती थी। उन्होंने कांजी भाई का हाथ अपने हाथों में लिया और ये आश्वासन दिया कि आज से ये बेटा मेरा बेटा है, मेरा पूरा कारोबार बर्बाद हो जाए लेकिन मैं इसके साथ कुछ गलत होने नहीं दूंगी। आप निश्चिंत होकर अपने प्राण त्याग दो, पम्मू मेरी जिम्मेदारी है। कांजी भाई जानते थे कि जेठी बाई अपने वचन की पक्की है, वो कुछ भी कर लेगी लेकिन अपने वचन से मुड़ेगी नहीं। इस तरीके से कांजी भाई को थोड़ा सब्र हुआ, आश्वासन हुआ और उन्होंने आंखें बंद कर ली। अब कांजी भाई का तो इंतकाल हो गया है, कांजी भाई की डेथ हो गई है। ये बात सिर्फ और सिर्फ वहाँ के कारीगरों को पता थी। जेठी भाई ने सभी से कह दिया कि ये बात बाहर नहीं जाएगी। जेठी भाई जानती थी जैसे ही पुर्तगाली सरकार को इसकी भनक पड़ेगी वो आके पम्मू को लेकर चले जाएंगे। तो जेठी भाई ने कांजी भाई की मृत्यु की खबर को छुपाया। वहां पर काम करने वाले दूसरे कर्मचारी की बेटी के साथ पम्मू का रातों रात निकाह कर दिया और उनके लिए एक नया घर तैयार कर दिया। दूसरे दिन शाम में ये खबर बाहर फैलाई गई। अन्य कर्मचारी की बेटी के साथ पम्मू का विवाह करा दिया गया। विवाह की रस्म पूरी होते ही पम्मू के लिए एक नया घर भी तैयार कर दिया गया। अगले दिन शाम को ये खबर बाहर फैलाई गई कि कांजी भाई का इंतकाल हो गया है, कांजी भाई इस दुनिया में नहीं रहे। पुर्तगाली सरकार तो इसी मौके की फिराक में थी। उन्हें जैसे खबर पड़ा वो पुलिस वगैरह को लेकर डायरेक्ट पम्मू के पास आए, कांजी भाई के कारखाने में आए और पम्मू को ले जाने के लिए तैयार खड़े हो गए। उस टाइम पे जेठी बाई आगे आई और उन्होंने ये कहा कि भाई ये लड़का अनाथ नहीं है, इसकी शादी हो गई है, अब इसके साथ इसकी पत्नी है, आप इसे नहीं ले जा सकते हो। उस टाइम पर पादरी, पुलिस ऑफिसर, पुर्तगाली पुलिस ऑफिसर वगैरह ने देखा और वहां पर जितने भी लोग थे जिनके सामने विवाह हुआ था उनसे पूछा। उन्हें पता चला ये बात सत्य है। वो उस टाइम तो वहां से चले गए लेकिन वो कोर्ट में गए। वहां पर उन्होंने ये बात रखी। पुर्तगाली सरकार का मानना था कि कोर्ट कैसे भी कर ये शादी को रद्द कर दे और पम्मू की सारी संपत्ति पुर्तगाली सरकार की हो जाए, लेकिन हिंदू धर्म की शादी को खारिज अदालत नहीं कर पाई और उन्होंने ये शादी को मान्यता दी। पुर्तगाली सरकार गुस्से में आकर अपना गुस्सा पीते हुए उस टाइम पे वो चुपचाप होकर चली गई। जेठी बाई समझ गई कि ये पुर्तगाली सरकार ऐसे चुपचाप तो बैठने वाली है नहीं, वो आगे जाकर पम्मू को तकलीफ देंगे। और उस टाइम पे जेठी बाई ने ये सोचा कि सिर्फ पम्मू ही नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पुर्तगाली सरकार ने परेशान कर रखा है। जेठी बाई ने बैरिस्टर से बात की, जेठी बाई ने बैरिस्टर की सलाह ली।
बैरिस्टर ने उन्हें पुर्तगाल की रानी को संबोधित करते हुए पुर्तगाली सरकार के जितने भी जुल्म है वो पुर्तगाली रानी को बताने के लिए कहा। जेठी भाई ने एक लकड़ी के तख्ते पर जितनी भी अन्याय की कहानी थी वो अंग्रेजी अक्षर में खुदवाई और एक रेशमी कपड़े ओढ़नी चादर में भी इस कहानी को अच्छी तरीके से गुठवाया। इस चादर के चारों तरफ फूलों से सजाया गया था और इस पर हिंदू औरतों के हस्ताक्षर भी लिए गए। इस चादर पे सारी कहानी पुर्तगाली सरकार का जो जुल्म है वो पूरा का पूरा बताया गया और इतने भावुक अंदाज में बताया गया कि किसी की भी रूह कांप जाए। सजी हुई ओढ़नी को किनखाब की थैली में रखकर जेठीबाई पुर्तगाल के लिए रवाना हुई। 2 हफ्तों के बाद जेठीबाई पुर्तगाल की जमीन पर पहुंची। वहां पर उन्होंने गवर्नर के 2 अधिकारी से मुलाकात की, जिनमें से एक का नाम एंटोनियो मेलो द कैस्ट्रो था और दूसरों का नाम अनिल कैस्ट्रो द राल था। ये दोनों अधिकारी ने बहुत अच्छी तरीके से जेठीबाई की बात सुनी और जेठीबाई को रानी तक ले जाने का कार्य शुरू कर दिया। सुबह के टाइम पे जेठीबाई जलती हुई मशाल लेकर रानी के दरबार में दाखिल हुई। ये जलती हुई मशाल लेकर जा रही थी जेठीबाई रानी के दरबार पर और सिर्फ एक संदेश दिया कि इस सरकार के राज्य में कितना अंधकार है, पुर्तगाली सरकार के राज्य में कितना अंधकार है। ये बात जेठीबाई की दोनों गवर्नर के अधिकारियों के दिल पर बहुत गहरी छाप छोड़ी। पुर्तगाल की रानी, जिनका नाम डॉन ल्यूजो था, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से जेठीबाई की पूरी बात सुनी। जेठीबाई ने रानी को बताया कि जो पुर्तगाली सरकार है वहां के लोगों के साथ किस तरीके से जुल्म करती है। इतने भावुकपूर्ण अंदाज में जेठीबाई ने बताया कि रानी की आंखों में आंसू आ गए। एक औरत के दर्द को दूसरी औरत ही समझ सकती है, इस कहानी से जाहिर हुआ। ये मुलाकात काफी लंबी चली। जेठीबाई ने सारी की सारी बातें रानी को बताई। रानी, इतनी बड़ी रानी ने हिंदुस्तान की एक काली औरत, अनपढ़, जो ना पढ़ी हुई थी, उसकी बात को बहुत अच्छी तरीके से समझा। जेठीबाई के समझाने का तरीका बहुत अच्छा था। रानी ने उनकी सारी की सारी बात सुनी और एक ताम्र पत्र पे अपना डिसीजन जेठीबाई को सौंपा। जेठीबाई के हक में फैसला हुआ, ये कानून खत्म हुआ। वो जो ओढ़नी, वो जो चादर अच्छी तरीके से बनाई हुई जो पुर्तगाल की रानी को गिफ्ट की गई थी, उसका नाम पान द जेठी पड़ा। पुर्तगाल की रानी जेठीबाई से इतनी प्रसन्न हुई और उनका जो डिसीजन रहा, पुर्तगाल की सरकार के सामने अपनी बात रखना मौत को दावत देने से कम नहीं था। लेकिन जेठीबाई ने, उस टाइम पर हुकूमतें आज़ादी नहीं थी, उस टाइम पर गुलामी के टाइम पे जेठीबाई दीव से पुर्तगाल गई, पुर्तगाल की रानी से बात किया, इस अंधे कानून को हटाया। इस बात से इस कदर मुतासर हुई पुर्तगाल की रानी डॉन ल्यूजा, उन्होंने हर हफ्ते में एक बार जेठीबाई के घर के बाहर ढोल बजाने का आदेश दिया, जेठीबाई को सम्मान करने के लिए। जेठीबाई के घर के बाहर से कोई भी गवर्नर, कोई भी पुर्तगाल अधिकारी गुजरता था, अपनी जो हैट, अपनी टोपी उतारकर जेठीबाई को सलाम करते हुए जाता था। जब तक जेठीबाई जिंदा थी, उनके घर के बाहर हफ्ते में एक बार ढोल बजाया जाता था, उनको सम्मान दिया जाता था। एक अनपढ़ नारी जो ना कि पढ़ी लिखी थी, ना रंग में गोरी थी, उस नारी ने आज़ादी के टाइम पर पुर्तगाल जाकर इस अंधे कानून को हटाया और ये अपने कर्मों की बहुत गहरी छाप भारत पर छोड़ी। एक अनपढ़ नारी जो नहीं पढ़ी लिखी है वो इतना कर सकती है, तो एक पढ़ी लिखी नारी कितना अच्छा बदलाव ला सकती है, भारत देश को किस तरह अच्छा कर सकती है। ये कहानी से यही संदेश मिलता है। इस तरीके से पूरी की पूरी जो अंधकार की नगरी थी, अंधा कानून था, वो खत्म हो गया।